हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं QRMP स्कीम के बारे में। तो GST की न्यू स्कीम है, हम सब लोगों को काफ़ी कुछ उसके बारे में पता भी है, लेकिन इसको लेके कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं। फर्स्ट थिंग और सेकंड थिंग इज़ दिस कि अगर आप इसको ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो इससे फ़ायदा होने की बजाय आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब कब हमें इसके लिए ऑप्ट करना चाहिए, मुझे ऑप्ट इन करते हुए और ऑप्ट आउट करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो रिपरकशन क्या हो सकते हैं, उसी बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है। सबसे पहले QRMP स्कीम का मतलब ये है कि अभी तक जो हम लोग GST के रिटर्न फाइल करते आ रहे थे उसमें हम लोग GSTR 3B शुरू से मंथली फाइल करते आए हैं और GSTR 1 को हम लोग मंथली और क्वार्टरली दो ऑप्शंस के साथ फाइल करते आए हैं। मैं यहाँ पे जो लोग न्यू यूजर्स हैं उनको ये भी बता दूँ बिल्कुल बेसिक से कि GSTR 3B और GSTR 1 है क्या। जब हम लोग GST में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वो लोग जिन लोगों पर लेवी है GST की, जब वो उसमें रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको हर महीने एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। रिटर्न से मतलब ये है कि मैंने किसी पर्टिकुलर मंथ में कितना टैक्स कलेक्ट किया और कितना टैक्स पेमेंट किया, उसका एक तरीके से हिसाब मैं गवर्नमेंट को देती हूँ और गवर्नमेंट को उसका पेमेंट करती हूँ। अच्छा, अब मैं वो लेकिन क्यों करती हूँ? मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि GST बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स लेवी किसी और पे होता है, मतलब टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी किसी और की है और उसको उनसे इकट्ठा करके यानी कलेक्ट करके जमा कराने की लायबिलिटी किसी और की है। ये बहुत फंडामेंटल सी चीज़ है, कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत बेसिक चीज़ बता रही हूँ, बट यहाँ से क्लैरिटी आएगी तो आपको आगे की चीज़ों में और अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। तो इसलिए क्या होता है कि GST पे करता है कोई और इंसान और उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है कोई और इंसान। अब कलेक्ट करके डिपॉजिट कौन करता है? कलेक्ट करके डिपॉजिट करते हैं बिजनेसमैन या बिजनेसेस जिनके ऊपर लेवी रखी है गवर्नमेंट ने GST के थ्रू। और एक्चुअली पेमेंट करने की लायबिलिटी किसकी होती है? वो एंड यूजर की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ परचेज करके लाए, मान लीजिए मैं एक कॉम परचेज करके लाई मार्केट से, उस पर 2 रुपये का टैक्स लगा, तो वो टैक्स पे किसने किया? मैंने किया, लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट किसने किया? वो पर्सन जो बिजनेस है जो उसको सेल कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक मोबाइल फोन परचेज किया, तो मोबाइल फोन परचेज करने पे उस पर जो टैक्स है वो कौन पे करेगा? मैं करूंगी, मतलब फाइनल बर्डन जो है वो किसकी जेब पे आएगा? एंड यूजर की जेब पे। लेकिन उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन कराएगा? डिपॉजिट वो बिजनेस कराएगा जिसने मुझे सेल किया है। तो वो क्या करता है? मुझसे वो पैसे कलेक्ट कर लेता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। अब उनको गवर्नमेंट को कितने पैसे डिपॉजिट कराने हैं ये पता कैसे चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आपने महीने भर में जितने पैसे कलेक्ट किए, यानी कि जितनी सेल की परसेंटेज के हिसाब से टैक्स होता है, तो उतने पैसे में गवर्नमेंट को रिपोर्ट करूंगी कि भाई मैंने 10 लाख रुपए की सेल की है, तो 10 लाख रुपए पे मैंने 1,80,000 रुपए या जितने मेरी अमाउंट बैठती है वो मैंने कलेक्ट की है। तो फिर मैं गवर्नमेंट को दोनों चीजें बताती हूँ कि इतनी मेरी सेल है, इतना मेरा टैक्स है, और उस टैक्स को मैं डिपॉजिट करती हूँ। तो अब एक बार रिटर्न को समझेंगे हम लोग। अब रिटर्न क्या है? रिटर्न में GSTR 1 में हम लोग अपनी सेल्स की डिटेल देते थे। मतलब GSTR 1 में मैं बताती हूँ गवर्नमेंट को कि भाई मैंने इस पर्टिकुलर महीने में इतनी इतनी सेल की। अच्छा, उस सेल में से जो सेल मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को की, तो उस सेल का मैं क्या करूंगी? उसका GST नंबर, उसका इनवॉइस नंबर, वो भी लिख के बताऊंगी गवर्नमेंट को कि जैसे मान लो 1 करोड़ रुपए की सेल मैंने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को की है, तो मैं अपनी GSTR में ये बताऊंगी कि 1 करोड़ रुपए का इनवॉइस था, इस GSTN के नाम पे कटा था, इस डेट को कटा था, और इसमें इतनी अमाउंट थी और इतना इसके अंदर टैक्स था। ठीक है, सारी डिटेल्स मैं गवर्नमेंट को दूंगी। इससे क्या होगा? इससे गवर्नमेंट उस टैक्स का क्रेडिट पास ऑन कर पाएगी, यानी कि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि अच्छा, अगर वो बिजनेस ही है मुझसे परचेज करने वाला, तो क्योंकि उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो वो पास ऑन हो पाता है। तो अब पता चला आपको GSTR 1 क्या है और GSTR 3B क्या है। GSTR 1 सिर्फ सेल्स की रिटर्न है, तो GSTR 3B यानी कि मैं अपनी परचेज भी एंटर करती हूँ। और जब हम लोग टैक्स पे करते हैं GST में, तो हम कितना टैक्स पे करते हैं? जो मेरी परचेज और सेल के बीच का डिफरेंस अमाउंट होती है, उतनी अमाउंट सिर्फ मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी होती है, बाकी अमाउंट मुझे डिपॉजिट नहीं करनी होती। तो मैंने मान लीजिए 18 लाख रुपए लिए 10 लाख की सेल पे, लेट अस से 1 लाख की सेल पे 18,000 लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, और मैंने 50,000 की सेल पे 9,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी परचेज किया था। मतलब परचेज के टाइम पे 9,000 रुपए का टैक्स मैंने ऑलरेडी पे किया था, 50,000 की परचेज की थी। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप मुझे 18 नहीं, मतलब कलेक्ट आप 18 ही करोगे, लेकिन डिपॉजिट आप कितने करोगे? 9,000 रुपए, क्योंकि 9,000 परचेज के टाइम पे आपसे ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके। इसी को हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं GST के अंदर में। अच्छा, तो अब मेरे को नई रिटर्न भरनी कैसे है? तो अब आपको रिटर्न का बैकग्राउंड समझ में आएगा कि रिटर्न में भरना क्या होता है, क्यों भरना होता है। तो GSTR 1 में मैंने अपनी सारी सेल्स की डिटेल दी,
लेकिन जितनी मेरी सेल्स हुई है उतना ही टैक्स थोड़े मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। मुझे डिपॉजिट कितना कराना है, जो मैंने परचेज पे टैक्स दे दिया उतना काट के जो बैलेंसिंग फिगर बची वो। तो वो डिटेल में कहाँ पे देती हूँ, वो हम लोग देते हैं GSTR 3B के अंदर। अच्छा, GSTR 3B क्या हुई, एक कंसोलिडेटेड रिटर्न थी जिसमें सेल्स की डिटेल भी डालती थी मैं टोटल, कि इतनी तो मेरी आउटपुट लायबिलिटी होगी और इतनी मैंने परचेज कर ली, बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाल दी, इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट कर लिया और उसको मैंने पे कर दिया, चालान भर दिया, हाथ की आती मेरी रिटर्न फाइल होगी, काम मेरा खत्म हो गया। अब क्या हो गया है, अभी भी आपको GSTR 1 और GSTR 3B ही फाइल करनी है, लेकिन अब अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आप अपनी GSTR 3B और GSTR 1 दोनों को बजाय मंथली फाइल करने के आप उसको क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। मतलब 3 महीने में आपको सिर्फ एक बार उसको फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बार फाइल करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने रिटर्न फाइलिंग तो क्वार्टरली कर दिया है, लेकिन जो आपको गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराना है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा जो तुम हिसाब किताब मुझे दे रहे हो रिटर्न फाइल करके वो तो क्वार्टरली दे दो, लेकिन टैक्स मेरे को मंथ के मंथ पे चाहिए। टैक्स का मतलब रिवेन्यू में अपने डेटर नहीं कर सकते, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, GSTR 3B भले आप क्वार्टरली फाइल करो, लेकिन टैक्स आप कैसे पे करोगे, मंथली बेसिस पे। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब मैंने हिसाब ही नहीं दिया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे को कितना अमाउंट पे करना है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है चलो ये भी तुम्हारा मैटर सॉल्व कर दिया। वो कह रहे कि पिछली बार अगर तुमने क्वार्टरली रिटर्न फाइल की थी तो उस क्वार्टरली रिटर्न का जो टोटल टैक्स तुमने कैश लेजर से पे किया था, मतलब जितना तुमने कैश में पे किया था टैक्स, उसका 35% पहले महीने में डिपॉजिट कर दो, फिर 35% दूसरे महीने में डिपॉजिट कर दो, और तीसरे महीने में जब आप क्वार्टर एंड पे यानी कि अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो टोटल हिसाब तो आप करोगे जब क्वार्टर एंड होगा, तो टोटल उस हिसाब किताब से आपका जितना टैक्स पेएबल बना उसमें से वो 35% लेस करके बाकी की बैलेंसिंग फिगर आप तब पे कर दो। और अगर आपका ज्यादा पे हो गया है तो आप उसको मतलब क्लेम कर लेना रिफंड, आपका एक्सेस बैलेंस पड़ा रहेगा कैश लेजर के अंदर। तो ये तरीका है एक, इसको हम लोग बोलते हैं FSM यानी कि फिक्स्ड सम मेथड। मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपना उठा के 35% कर दो भाई, हर महीने तो लगभग सेल वैसी सी होती होगी ना, सेम सी। अच्छा, फिर कुछ ऐसे ये कहेंगे कि भाई हमारे तो वेरिएशन होता है, हम तो फिक्स सम से देंगे नहीं, क्योंकि मान लो किसी महीने में तो मेरी करोड़ों की सेल थी और जो सीजनल इंडस्ट्री है तो हो सकता है 6 महीने तो उनकी करोड़ की सेल हो रही है और बाकी के 6 महीने उनकी सेल ही ना हो, तो वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप सेल्फ असेसमेंट मेथड ले लो। अब सेल्फ असेसमेंट मेथड का मतलब क्या है कि आप भले रिटर्न ना भरो मंथली, लेकिन आप जो ना अपना हिसाब लगा लो कि मेरे कितना बैठता है टैक्स, उतना टैक्स पे कर दो और ITC क्लेम करके जो बैलेंसिंग फिगर बची वो अगले महीने में फिर उतना पे कर दो। तीसरे महीने में जो बैलेंसिंग फिगर आई आपकी, थर्ड महीने की टर्नओवर हुई, उसका आप पे कर दो। लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड में आपका बाद में पता चला कि पिछले 2 महीनों में आपका ज्यादा टैक्स पेबल बनता था और आपने कम किया क्वार्टर की रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये मेरा बस एक डिफरेंस है फिक्स सम मेथड में और सेल्फ असेसमेंट मेथड में। अब आपको यूज कौन सा करना चाहिए, देखो अगर आपका सिमिलर पैटर्न ऑफ सेल्स है, ठीक है, आपकी एक सेम इंडस्ट्री है, सेम बिजनेस है, मान लीजिए आपको ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें सेम टाइप की मेरी सेल होती है हर महीने, तो आपके लिए फिक्स सम मेथड वरदान है। आप हर बार 35% करो, क्वार्टर एंड पे टोटल कर दो, फिर 35% करो, फिर क्वार्टर एंड पे टोटल कर दो। तो आपको सिर्फ एक चालान भरना है जिसमें आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगी, एक्चुअली बहुत सिंप्लीफाइड है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा वेरिएशंस बहुत ज्यादा है टर्नओवर के अंदर की, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, किसी महीने में अलग है किसी महीने में अलग है, तो आप सेल्फ असेसमेंट मेथड से कर सकते हैं। जहाँ पे आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस बहुत ज्यादा कटते हैं तो वहाँ पे आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा और आपको मतलब हिसाब तो महीने के महीने निकालना ही पड़ता है जनरली कि कितना मेरे सेल हुई है कितनी नहीं। वैसे किसी भी बिजनेस के लिए मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि आप चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे आप किसी अकाउंटेंट की सर्विसेज ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक MIS आपको हमेशा जरूर बनाना चाहिए जिसमें आपको मंथ की टर्नओवर तो पता होनी चाहिए। भाई आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको मंथली ये भी नहीं पता कि मेरी सेल कितनी हो रही है, मेरी टर्नओवर कितनी, मैंने बिल कितने काटे हैं, तो फिर तो डेफिनेटली अजीब सी बात है ये, राइट। तो आपको, ताकि आप फ्रॉडस्टर्स ना दिखें CBIC की नज़र में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंप्लायंस करें अच्छे से। तो ये हमारा था जिनकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर है वो। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले साल में तो मान लो मेरी 5 करोड़ से कम टर्नओवर थी, लेकिन इस साल होते होते बढ़ गई, तो मैं क्या करूं। तो फिर आपको उस स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर 5 करोड़ से ज्यादा आपकी टर्नओवर हो गई तो फिर आप सेम स्कीम के अंदर नहीं रह सकते, आपको मंथली में शिफ्ट करना पड़ेगा। मंथली में शिफ्ट मैं कब करूं, बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल सा आंसर भी है। जब आपको क्वार्टर का फर्स्ट महीना होगा, उसके खत्म होने के बाद जब पहला दिन आया यानी कि सेकंड मंथ का फर्स्ट डे, तब तक आपने कोई रिटर्न नहीं फाइल की होगी, नेचुरल सी बात है। तो फिर उस दिन से लेके और जो आपका नेक्स्ट वाला महीना है उसका जो लास्ट दिन है फर्स्ट मंथ का, उस डेट तक आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि उस पीरियड के बीच में आपने कोई भी न्यू रिटर्न फाइल नहीं कर रखी होगी,
ऑलराइट। लेकिन आपने अगर रिटर्न फाइल कर दी, मान लो एक क्वार्टरली वाले में कर दी पहली रिटर्न, तो वो फिर आप बीच में जाके उसको मंथली वाले में नहीं कर सकते। मैं क्राइटेरिया आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ रिटर्न फाइलिंग का कि लॉजिक इसके पीछे ये है, पर उन्होंने लिखा रिटर्न फाइलिंग नहीं है, उन्होंने लिखा यही है कि डेट आपको प्रिस्क्राइब की है कि सेकंड मंथ का फर्स्ट डे और वहाँ के फर्स्ट मंथ का लास्ट डे, उसके बीच में आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ऑप्ट आउट कैसे करना है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल है। जीएसटी पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद वहीं आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। और आपको मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आप जीएसटी पोर्टल पे जाके उसके डिफरेंट फीचर्स को जाके हमेशा एक्सप्लोर ज़रूर करें, क्योंकि 90% काम आपका वहीं से होना है, तो उसको समझना आपके लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी है। तो कई बार देख के समझने में दिक्कत आ सकती है, बट आप रिपीटेड जाओगे तो आपको धीरे धीरे वो समझ में आने लग जाएगा। तो ये मेरी QRMP स्कीम है। अगेन, भले ही रिटर्न क्वार्टरली है, लेकिन चलान भर के टैक्स पे करना मत भूलना। और अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि जब व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस जाते हैं तो हम जब अपडेट भेजते हैं ना, हमसे ये बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में जीएसटी की रिटर्न क्वार्टरली हो गई। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे टैक्स पेयर को लगता है कि जीएसटी की रिटर्न तो क्वार्टरली है, तो मंथली तो कुछ करना ही नहीं है। ध्यान रखिए, रिटर्न क्वार्टरली है लेकिन कंप्लायंस क्वार्टरली नहीं है। रिटर्न क्वार्टरली है लेकिन कंप्लायंस आपको मंथली फिर भी करते जाना है। ये अपने अगर कंफ्यूजन पाल लिया कि अच्छा क्वार्टर के बाद देखेंगे खोल के पोर्टल की करना क्या है, तो डेफिनेटली यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि अब स्ट्रिक्ट हो चुके हैं रूल। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं मंथ में, तो आपको जो पोर्टल है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, आपका आईटीसी ब्लॉक हो सकता है, आपका ईवीएबल ब्लॉक हो सकता है। देयर कैन बी सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेज, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो QRMP स्कीम ऑप्ट करते हुए ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालना कि रिटर्न क्वार्टरली है। रिटर्न क्वार्टरली बिल्कुल है, लेकिन कंप्लायंसेस मेरे मंथली है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो GSTR 1 आपको फाइल करनी है वो आपको क्वार्टरली, मैंने 3B को डिटेल में कवर किया, GSTR 1 उतनी डिटेल में नहीं की, तो GSTR 1 भी आपको क्वार्टरली फाइल करनी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है बायर को, वो तभी मिलता है जब 2B में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मेरे अगर इन्वॉइसेस क्वार्टर के एंड तक रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे 2B में, तो मुझसे तो कोई परचेज ही नहीं करेगा, वो बोलेंगे मैं क्रेडिट कैसे लूँ। तो उस केस में आप IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ करके अपने इन्वॉइसेस अपलोड कर सकते हैं और वो आपके बायर को दिख भी जाएंगे, तो वो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो आप IFF का यूज़ करो। फिर से लाइन रिपीट कर रही हूँ कि रिटर्न भले ही क्वार्टरली है लेकिन कंप्लायंस क्वार्टरली नहीं है। GSTR 1 में भी आपको मंथली डेटा इनपुट करना है, और GSTR 3B में आपको कुछ तो करना ही है, पोर्टल तो खोल के जाना ही है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप बेटर है कि क्वार्टरली की बजाय मंथली ऑप्शन पे जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब सिमिलर पैटर्न है मेरा और मेरा काम चल जाएगा, मतलब मेरे लिए क्वार्टरली बेटर, तो यू कैन गो फॉर इट। बट फिर से रिपीट कर रही हूँ कि रिटर्न क्वार्टरली है लेकिन कंप्लायंस क्वार्टरली नहीं है। मतलब क्वार्टरली रिटर्न का मतलब ये नहीं कि 3 महीने बाद पोर्टल खोल के देखोगे अच्छा मुझे यहाँ करना क्या है, रजिस्ट्रेशन आपका सस्पेंड हो सकता है। तो इतना मतलब लापरवाही के साथ बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, आपको उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। सो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप GST डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST को ज्वाइन कर सकते हैं।